बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडियन आर्मी के अंदर मुख्तलिफ रेजिमेंट्स हैं और उनमें से एक गोरखा रेजिमेंट भी है। अब गोरखा रेजिमेंट एक स्पेशल किस्म की इंडिया की रेजिमेंट है, बाकियों से डिफरेंट है। इंडिया की बाकी जितनी भी रेजिमेंट्स हैं आर्मी में, गोरखा उनमें से डिफरेंट है। और इसका जो सोल्जर होता है ना, वो दूर से ही पहचाना जाता है कि ये गोरखा रेजिमेंट का है या नहीं है। इनकी एक ख़ास पहचान होती है, ये तिरछी टोपी पहन रहे होते हैं, नीचे रबर बैंड लगा हुआ होता है और ऊपर जो गोल किस्म की तिरछी टोपी होती है। एक बड़ा मशहूर वैसे तिरछी टोपी भी गाना भी है बॉलीवुड का, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले। तो ये भी तिरछी टोपी वाले भोले भाले बाबू होते हैं रेजिमेंट्स के अंदर। बहुत सारे इंडिया की आर्मी चीफ इस रेजिमेंट से थे। ये जो बिपिन रावत साहब थे वो भी गोरखा रेजिमेंट से थे। उनसे पहले भी 2-3 ऐसे आर्मी चीफ थे जो कि गोरखा रेजिमेंट के थे। अब गोरखा रेजिमेंट की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो गोरखा रेजिमेंट 1815 में कहीं बनी थी। मतलब 100 साल से ज़्यादा अरसा इसका हो गया है। 108 साल हो गए गोरखा रेजिमेंट को। अंग्रेज़ों ने बनाई थी, लेकिन फिर ये होता है कि 1947 में जब अंग्रेज़ चले गए तो मुख्तलिफ रेजिमेंट्स को जब बांटा जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो पाकिस्तान ने भी कहा था कि ये गोरखा रेजिमेंट दे दें हमें, पाकिस्तान ने भी कहा था। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ये है कि गोरखा रेजिमेंट असल में इंडिया की नहीं है, नेपालियों की है। ज़्यादातर इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो नेपालियों की होती है इसके अंदर, और नेपाली नौजवान इंडियन आर्मी के अंदर आकर और उसमें हिस्सा बनते थे। पहले एक ही था ना सारा अंग्रेज़ों के कब्जे के अंदर, तो खिचड़ी पकी हुई थी। तो नेपालियों को भी इन्होंने इंडियन आर्मी में शामिल किया हुआ था। अब इंडिया जब अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो इनको अलग अलग करके बांटा जा रहा था। तो पाकिस्तान ने कहा था ये हमें दे, लेकिन नेपाल ने इस पर मना किया था। नेपाल ने कहा था कि नहीं, ये हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, ये इंडिया को ही देंगे। तो वो इंडिया की तरफ चली गई। अब ज़रा वफादारी की आप लेवल देखिएगा, यहाँ पर इंडिया की फेवर कर दी इन्होंने। उसके बाद क्या होता है कि गोरखा रेजिमेंट इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ जंगों में भी लड़ती रही। पाकिस्तान से भी ये लड़े, चाइना से लड़े। चाइना, ये ज़रा नोट करिए, चाइना से लड़े। अच्छा, चाइनीज़ जो हैं उन्होंने भी 60s में कहीं नेपाल को कहा कि यार ये उधर किधर चले गए हो तुम लोग, आप तो हमारे करीब हो ज़्यादा, मतलब नेपाल चाइना तिब्बत एक ही, मतलब क्या, इधर आ जाओ PLA के अंदर। ये ऑफ़र की गई, बाकायदा ऑफ़र की गई नेपाल को कि आप हमारी तरफ आ जाएं। नेपालियों ने मना कर दिया, अगेन 60s में भी मना कर दिया कि नहीं, हम तो इंडिया की तरफ से लड़ेंगे। अब ज़रा वफादारी की लेवल चेक करिए, आपको अंदाज़ा होगा इंडिया ने मोदी के दौर में क्या क्या हीरे खोए हैं। नेपालियों ने हर दौर में इंडिया को फेवर की हुई है, लेकिन आखिर में इनको जो सिला मिला है ना, उससे वो कितना दिल टूट गया इनका। तो इन्होंने जनाब मना कर दिया कि नहीं, हम तो जो है ये रेजिमेंट जो है ये तो इंडिया के लिए लड़ेगी भाई। उसके बाद मामला चलता रहता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हुए नेपाल और इंडिया के दरमियान। 1980s में पहली ब्लॉकेट की गई इनकी। मतलब एक कहते हैं ना, इंडिया वॉज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, ऐसा लगता है। वो अनकंडीशनल वफादारी को ये अपनी इनकी कमज़ोरी समझ रहे थे नेपालियों की। पहली ब्लॉकेट हमें 80s में नज़र आई, इनकी ब्लॉकेट कर दी, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई। तो पहला धचका नेपाल को लगता है। लेकिन फिर उसके बाद भी नेपालियों ने, कहते हैं ना, लेट इट गो, मट्टी पाओ। नेपालियों ने मट्टी पाई, चलो छोड़ो इसको, बस भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मोदी के आने के बाद 2-3 ऐसे बड़े शौक लगे हैं नेपालियों को, जिसके बाद नेपालियों की आंखें खुल गई हैं और नेपालियों ने स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की बड़ी तेज़ी के साथ। पहला धचका उनको लगा जब मोदी ने इनकी ब्लॉकेट की, और ब्लॉकेट इसलिए की कि वो इंडिया के जो ट्राइबल्स थे जो कि नेपाल और इसके बॉर्डर पर रहते थे और जिनकी बड़ी तादाद से नेपाल के अंदर भी रहती थी, इंडियंस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम लोग दूसरा बना रहे हो, वहाँ पर कम्युनिस्टों की और बादशाह तो ख़त्म हो गई थी ना, तो वो जब गवर्नमेंट आ गई वहाँ पर कम्युनिस्टों की और इनकी बाकियों की, तो उन्होंने कहा यार ये हमारे जो सिटीजन्स हैं ना, हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो कि वहाँ रहते हैं, उनको भी कोई आप बहुत ज़्यादा राइट्स दे दें वहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। नेपालियों ने कहा यार ज़मीन हमारी है, मुल्क हमारा है, आप राइट्स मांग रहे हैं इंडियंस के लिए, ये क्या मजाक है। तो उस पर आर्म ट्विस्टिंग करते हुए हिंदुत्वा की सरकार ने उनकी ब्लॉकेट कर दी और शदीद किस्म की ब्लॉकेट कर दी। वहाँ पर बच्चों के पीने का दूध भी ख़त्म हो गया, सारी सप्लाई। क्योंकि देखें हिस्टोरिकली ये भी वैसे नेपालियों ने सबक ज़रूर सीखा है
कि कभी भी अपने अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने सारे अंडे इंडिया की टोकरी में रखे हुए थे। अब उस पर इंडिया इनकी आर्म ट्विस्टिंग टाइम टू टाइम करता रहा। मोदी ने तो सख्त किस्म की ब्लॉकेड। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नेपालियों ने स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की नीड फील की उसके बाद, और वो टिल्ट होना शुरू हुए टुवर्ड्स चाइना। अब इसमें चाइना का वैसे कोई कमाल नहीं था। इंडिया के अंदर जो बीजेपी सरकार आई है, इनकी बेवकूफ़ियों का सिंपली चाइना ने फ़ायदा उठाया। इन्होंने बेवकूफ़ी की, ये गैप छोड़ते रहते हैं, चाइना आकर उस गैप को फिल करता रहता है। तो वहाँ पर चाइना ने फिल किया इस गैप को और इनको लेकर आ गया BRI के अंदर नेपाल को। ये वही दौर था ब्लॉकेड के आसपास वाला, BRI में चले गए ये भी। अच्छा, इसके बाद रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ा हमला गोरखा रेजिमेंट के ऊपर और नेपालियों के ऊपर ये किया कि हिंदुत्व वालों को चाहिए 1 करोड़ की फौज, 1 करोड़ ट्रेंड बंदे उनके चाहिए। उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं बता रहा हूँ। पब्लिकली इनके जो नेता हैं वो इस तरह के भाषण देते रहते हैं, अपने प्लान। वो कहते हैं ना, अक्षय कुमार का डायलॉग है ना एक फिल्म का, बोल बोल के स्कीम बता दे सबको। तो उन्होंने बोल बोल के सारों को स्कीमें बताई हुई हैं अपनी, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 1 करोड़ फौजी चाहिए इनको, क्योंकि इनकी ज़रा आप कैलकुलेशन देखें, छोटा सा कश्मीर है, 8 लाख की फौज डली हुई है, कंट्रोल नहीं होता कश्मीर। कहते इंडिया भर में रेजिस्टेंस आएगी हिंदू राष्ट्र की, तो उस पूरे रेजिस्टेंस को काबू करने के लिए 15-16 लाख की इंडियन फौज तो ठुस हो जाएगी। 1 करोड़ फौज चाहिए। जहाँ कहीं देखे ना, माइनॉरिटीज़, कौन सा ऐसा इंडिया का शहर है, कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जहाँ पर माइनॉरिटीज़ नहीं रहती। हर जगह आपको मुसलमान, क्रिश्चियंस, सिख और बौद्ध, जैन और पता नहीं कितने आपको मिल जाते हैं। माइनॉरिटीज़ तो हर जगह, और माइनॉरिटीज़ की ही तरफ से रेजिस्टेंस आनी है ना हिंदू राष्ट्र के लिए, और आ भी रही है, अभी से ही आ रही है। उस रेजिस्टेंस को क्रश करने के लिए 1 करोड़ की फौज चाहिए, ये उनकी असेसमेंट है। अब 1 करोड़ की फौज कैसे, ये तो कोई अगले 100 साल भी इंडिया नहीं बना सकता ना। 1 करोड़ मजाक है, 1 करोड़ की फौज। तो इसका फिर एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि मार्केट में ट्रेंड जो मिलिटेंट्स हैं वो छोड़ते जाओ, और जब भी ज़रूरत पड़े एजेंडाज इंप्लीमेंट करने हो, इन्हीं में से उठाते जाएंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी रिक्रूट करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे। इसीलिए अग्निपथ स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी। अब ये प्योरली RSS की डिज़ाइन है, ये कोई इंडियन आर्मी की नीड्स नहीं है, ये RSS की डिज़ाइन है असल में। शॉर्ट टर्म के लिए लौंडे भर्ती करो, उनको ट्रेनिंग दो और छोड़ दो उनको मार्केट के अंदर। जब ज़रूरत पड़ेगी दोबारा इनको रख लेंगे, हायर कर लेंगे इनको हिंदू राष्ट्र की फ़ोर्स के लिए जितने ज़रूरत पड़ेगी। यानी ज़रूरी नहीं कि हम एकदम से 1 करोड़ की फ़ौज पालते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा कौन भरेगा। जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ी इन्हीं में से उठा लेंगे। अग्निपथ स्कीम है ही ये, 3-4 साल 5 साल के लिए बंदे उठाएंगे, उनको फिर रिटायर कर देंगे, नए उठाएंगे उनकी जगह पे। आइडियल, एक कहते हैं ना आइडियल जो प्लान है ना, वो डिज़ाइन हिंदू राष्ट्र की फ़ोर्स के लिए यही है। अब वो बेरोजगार नौजवान क्या करेंगे, ये जो अग्निपथ वाले हैं अपने 18 से 23 साल 5 साल अपने वेस्ट करेंगे। वो पीक टाइम जिस टाइम पे असल में बंदा जो है वो मोस्टली जो लोग हैं इंडिया के अंदर 23 साल तक एजुकेशन पूरी करके जॉब वॉब ढूंढ रहे होते हैं। जब जॉब ढूंढने का टाइम होगा उस वक्त ये रिटायर हो रहे होंगे असल में। तो इनको वो जो 5 साल वेस्ट हुए, इनकी तालीम भी गई, इनकी वो जो ग्रेजुएशन का टाइम होता है मोस्टली वो भी गया, और इनको जॉब देगा कौन, ये तो बेकार फिर रहे होंगे असल में। तो ये क्या करेंगे, कुछ ऐसे उनमें से मिलिटेंट विंग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ जो है वो हिंदुत्व की जमातें ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अवेलेबल होंगे रिक्रूटमेंट के लिए। वैसे VHP और ये जो बजरंग दल है ना, VHP इंडिया की तंजीम है, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद जो है ये असल में RSS की सब्सिडरी है, और बजरंग दल जो है वो विश्व हिंदू परिषद की यूथ विंग है। और CIA का वर्ल्ड फैक्ट बुक बताता है कि VHP और बजरंग दल दोनों असल में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, सियासी तंजीमें नहीं है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इनके पास एक्सपर्टीज़ है कैसे लोगों को पिक करना है और कैसे यूज़ करना है, ये इनके पास एक्सपर्टीज RSS के पास है और उनकी ज़ैली तंजीमों के पास। तो इन्होंने ये जो स्कीम मुतारिफ करी, अच्छा इसके अंदर कोई पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं है। 5वें साल में आखिरी जब महीना काम करेंगे ना, तो इनको आखिरी महीने की सैलरी देकर लात मार के निकाल देंगे, निकलो अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ फ़ौज में। तो इनकी जनाब ये जो अग्निपथ स्कीम कंट्रोवर्शियल हो गई, तो बहुत सारे लोगों ने वैसे मुजाहरा भी किया, लेकिन फाशिस्टों के सामने मुजाहरे काम नहीं आते। ये इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को समझना पड़ेगा, जो कि फाशिस्ट निज़ाम को सपोर्ट करते हैं ना। फाशिस्टों का जब एक बार फैसला कर लेते हैं ना, तो वो कर ही लेते हैं, वो फिर वहाँ से पीछे नहीं हटते, उनकी कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो बड़े मुजाहरे हुए, लेकिन अग्निपथ स्कीम जो है एज यूजुअल चलती रही। इस पे नेपाल को आपत्ति है, नेपालियों को, कि ये क्या बात हुई,
हमारे नौजवान 5 साल के लिए वहाँ पर जाएंगे और फिर बस कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये तो कुछ इसमें तो कोई है ही नहीं, कोई बात ही नहीं, ये तो कैरियर ही नहीं है भाई। क्या इंडियन आर्मी में जाके यार अपनी भूखे मरेंगे क्या उसके बाद 5 साल के बाद? नाउ एट दिस पॉइंट पीएलए एक पावरफुल एंट्री मार रहा है नेपाल के अंदर, चाइना की पीएलए। और 60s में एक बार चाइना ने इनको कहा था हमारे साथ मिल जाओ, गोरखा रेजिमेंट वालों हमारे साथ मिल जाओ, आप किधर उधर भूखे मर रहे हो, उधर हमारे पास देखें कितनी बड़ी फोर्स है, हमारे पास जो बजट है उनकी बजट क्या है हमारे सामने, हमारे साथ मिल जाओ, हमारे लिए लड़ो भाई, क्या उधर आप अपने कैरियर को डाउन कर रहे हो। पीएलए ने इनको ऑफर की है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूरेशियन टाइम्स ने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। यूरेशियन टाइम्स कहता है चाइना कीन टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स इनटू पीएलए, विल इट बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर यूके एंड इंडिया टू हायर द फियरलेस मैन। इसमें कोई शक नहीं है, बड़े खूनख्वार किस्म के लड़ाके हैं इनके पास, नेपालियों के पास। और वो कहते हैं नॉट अ सिंगल गोरखा। अब देखिए क्या किया है मोदी ने इंडिया के साथ, और हिंदुत्व के ठगों ने क्या किया है, देखिए जरा। नॉट अ सिंगल नेपालीज गोरखा विल बी ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी इन 2023। ये पहली बार हो रहा है वैसे मेरे ख्याल से, ये 1815 से लेके पहली बार हो रहा है, एक भी नहीं। ये हिस्ट्री बदल दी भाई इन्होंने, हकीकतन हिस्ट्री बदलने वाले लोग हैं हिंदुत्व के ठग। पहली बार हो रहा है कि एक भी गोरखा 2023 में नहीं जाएगा इंडियन आर्मी में। The communist government in Nepal has decided not to allow the 1300 odd Gorkhas who join the Indian Army annually to be recruited. The predicament has been the newly launched 4-year service Agnipath Fire Warriors scheme of the Indian Army. अग्निपथ ने नेपाल का गोरखा रेजिमेंट जो कि इंडिया के लिए लड़ता था धपड़धूस कर दिया है। और पीएलए के अंदर अगर ये शमूलियत अख्तियार करते हैं, जो कि कर लेंगे, पीएलए के पास देखिए ऑफर बड़ी शानदार किस्म की कर रहे हैं वो। और वैसे भी नेपाल का फ्यूचर तो अब चाइना के साथ है ना, ये तो अनहोली अलायंस इंडिया के साथ जो उनका था, जो कि बिल्कुल बैलेंस ऑफ वो कहते हैं ना इक्वल लेवल के रिलेशंस थे ही नहीं। हमेशा नेपाल को बोलते थे कि आप जो है ना वो जरा आप भाई बंदी में ना आप झुक जाएं, काला पानी भी दे दें, लिपू लेक भी दे दें, हम बड़े भाई हैं ना, बड़े भाइयों की बात मानो ना, आप छोटे भाई हो ना। हमेशा ये इनके ऊपर इस तरह से, अब देखिए कितने ज्यादा इलाके इनके हाथ से ले गए, लड़ भी इनके लिए ले रहे हैं गोरखे, और जमीन भी इनकी ले रहे हैं, और ब्लॉकेड भी इनकी कर रहे हैं। तो वो जो वन साइडेड लव अफेयर था वो खत्म हो चुका है टोटली इंडिया और नेपाल के दरमियान, और नेपाल पीएलए ले गया, पीएलए वाले चाइनीज जो हैं नेपाल ले गए टोटली इंडिया के हाथ से। और ये जब गोरखे जाएंगे पीएलए में, तो मौजूदा जो गोरखे रेजिमेंट के अंदर नेपाली हैं वो मशकूक हो जाएंगे, ऑलरेडी मशकूक हो गए इंडिया के लिए, डाउटफुल हो गए कि यार ये कहीं पीएलए के स्पाइस तो नहीं है, ये कहीं जासूसी तो नहीं कर रहे पीएलए के लिए, इसका एक भाई पीएलए के अंदर है, एक भाई इंडियन आर्मी में, ओहो ये कैसे काम चलेगा भाई, ये तो जासूसी कर रहे हैं पीएलए के लिए। पता चला वो खुफिया जो चीजें हैं इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट के हवाले से वो लीक हो रही हैं पीएलए के लिए, और खुद ही गोरखे लीक कर रहे हैं। ये भी शक व शुबहात और डर पैदा हो गया ऑलरेडी। तो वहां पर जो गोरखा रेजिमेंट इंडिया की है वो धपड़धूस हो नहीं रही, धपड़धूस हो चुकी है, और पीएलए की तरफ वो स्विंग हो रहे हैं, और पीएलए इनको अकोमोडेट कर लेगा नेपाल के हवाले से, वो चाहेंगे, क्योंकि ये चेयरमैन माओ की वो जो 5 फिंगर्स वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उससे मैच करता है। अगर नेपालियों का और चाइनीज का डिफेंस एक हो गया तो समझे वो जो चेयरमैन माओ की है ना कि तिब्बत हथेली और नेपाल और ये भूटान और सिक्किम और ये अरुणाचल उसकी उंगलियां, ये समझे पूरा उसकी आइडियोलॉजी से ममासलत रखती हुई चीज़ होगी। अगर नेपाल इनके साथ मिलिटरली मिल जाता है तो यूँ समझे कि नेपाल 5 फिंगर्स में से एक फिंगर हो गया उसकी। नाउ दैट डजंट मीन कि चाइना इनके ऊपर कब्जा करना चाहता है, ये एक बेकार बेवकूफ़ाना किस्म का, चाइना को क्या ज़रूरत है इस तरह कब्जा करने की, अगर करना होता तो पहले ही कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कब्जा करना होता भूटान पे तो टॉक्स क्यों कर रहे हैं भूटान के साथ, भूटान के साथ क्या क्यों टॉक्स कर रहे हैं, कब्जा नहीं है यहाँ पर 2 मुल्कों के लिए, उनको अपने साथ अलाइन करना है मिलिटरली फाइनेंशियली, ताकि ये यूं समझे कि इनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें। तो बड़ा एक कहते हैं ना तारीखी ब्लंडर मोदी ने और हिंदुत्व के ठगों ने हिंदू राष्ट्र की फोर्स क्रिएट करते करते इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने कर दिया है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को लॉन्ग टर्म में फेस करने पड़ेंगे।